हेलो दोस्तों, जैसे कि आज आरपीएफ एसआई का एग्जाम था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए, वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए और आप लोग जानना भी चाहते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए, क्या लेवल रहा। तो देखिए, आप लोगों सभी को पता है, मैं एग्जाम सेंटर जाता हूँ, वहाँ पे सभी से क्वेश्चन पूछता हूँ, सारे रिव्यू लेता हूँ। अब वहाँ पे रोक लगी हुई है कि मैं क्वेश्चन नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैं क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा, और एक चीज़ मैं और बता दूं कि समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है, ठीक है, ये समझ लीजिए इस चीज़ से। अब तो मैं क्वेश्चन नहीं बता पाऊंगा डायरेक्ट, लेकिन आप ये समझिए कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और वैसे भी देखिए, जैसे रिव्यू होता तो आप लोग क्या करते हैं, उससे अंदाज लगाते कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। वही मैं आपको यहाँ पे पूरा एक कह सकते हो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का यहाँ पे बंडल दे रहा हूँ, जो आप समझ लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है, या मिल सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इसे लाइक करिए। अगर मुझे लगेगा कि यहाँ आप लोग पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो मैं इसे आगे कंटिन्यू रखूंगा, ठीक है। काफ़ी मेहनत से ये पीडीएफ बनी है, क्योंकि काफ़ी कुछ समझना पड़ता है, उससे एनालाइज लगाना पड़ता है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं। और सब लोग देखिए, एग्जाम जो क्या होता है, बोर्ड में मतलब वीडियो बना दिए या ऑफिस से कोई फील्ड में नहीं जाता, आपने देखा भी होगा, और उन्हें जो भी क्वेश्चन मिल गए, जैसे मिल गए उन्हें बना लिए। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे पूरा मैं एनालाइज करके आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बना रहा हूँ, पूरी टीम है एनालाइज कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। क्या क्या आगे आ सकते हैं, देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, जगदीप धनखड़। कौन है, जगदीप धनखड़। अब बात आती है, अब देखिए, अब यही समझ लीजिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बताऊंगा नहीं, आप लोगों ने अगर देखा होगा एनालाइज तो आप समझ गए होंगे। अब मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं ले रहा हूं, मैं घुमा के दूसरा बता रहा हूं क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। आप ये समझ लीजिए, यही तो रोक है कि मैं वो क्वेश्चन नहीं बता सकता हूं, मैं उससे दूसरा क्वेश्चन तो बता सकता हूं ना, ठीक है। चलिए, तो राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, जगदीप धनखड़, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे, समझिए कि ये पूछ लिया जाए राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होता है, तो क्या हो जाएगा, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है, क्लियर। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। कौन है, ओम बिरला, ठीक है। अब क्वेश्चन एक आ सकता है, इन्होंने किसे हराया था, ये क्वेश्चन आ सकता है, काफी कठिन नाम भी बोलने में लगेगा आपको, कोडी कुंडल, ठीक है, सुरेश, ये कह सकते हो, सुरेश आप याद रखोगे, आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जो इंपॉर्टेंट है कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो जीबी मावलंकर, या कह सकते हो गणेश वासुदेव मावलंकर। ये कब से कब तक रहे, तो ये 1952 से लेकर 1956 तक रहे हैं, ठीक है ना, पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, ठीक है। अब कौन, एक क्वेश्चन आ सकता है, चींटी कौन सा अम्ल स्रावित करती है, ठीक है, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूरी डिटेल बता दे रहे हैं, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, ये मेथनोइक अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक जो कार्बनिक यौगिक है, चींटी काटने से उसके मुंह का डंक जो होता है लुप्त हो जाता है, क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, ठीक है। अब इसका रासायनिक सूत्र पूछ सकता है, तो क्या होगा, HCOOH, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हमने यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट आपके अम्ल ला दिए, देखो जैसे क्या आ जाता है, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, या कह सकता है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल, ठीक है ना। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल, ठीक है। अब बात आएगा यहाँ पे, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड कह सकते हो, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आता है फार्मिक अम्ल किसमें किसमें पाया जाता है, तो मधुमक्खियों और लाल चींटियां जो होता है उनका डंक होता है, उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस किसमें होता है, यानी कि कह सकते हो HCl किसमें होता है, तो मानव पेट में होता है, ठीक है ना। ऑक्जेलिक अम्ल किसमें होता है, ये आपका टमाटर में होता है, किसमें होता है, टमाटर में। काफी इंपॉर्टेंट ये सारे आपके क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा जा सकता है। अगर साइट्रिक अम्ल या एस्कॉर्बिक अम्ल किसमें होता है, तो ये संतरा या नींबू और आंवला में होता है, ठीक है ना, एस्कॉर्बिक एसिड और साइट्रिक एसिड, क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। और मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ जिससे कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए। अब राष्ट्रपति या जो आपके हैं उससे कई सारे इंपॉर्टेंट आपके कह सकते हो अनुच्छेद आ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है, क्वेश्चन आ सकता है राष्ट्रीय आपातकाल किसके अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, या कह सकता है 352 आर्टिकल किससे संबंधित है, क्योंकि आर्टिकल से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये काफ़ी सारी डिटेल है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय जो आपका आपातकाल होता है, ठीक है ना, आप देख रहे होंगे जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है इसमें कौन कौन से नहीं निलंबित किए जाते, कौन कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जाते, तो 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है, ठीक है ना। 20 और 21 होता है, इसे निलंबित नहीं किया जाता है। एक आता है राज्य आपातकाल, वो 356 के अंतर्गत आता है, ठीक है, क्लियर। इसे राष्ट्रपति शासन के रूप में भी जाना जा सकता है, पूछा जाएगा राष्ट्रपति शासन को किस अनुच्छेद के अंतर्गत जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा, 356 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 356 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार आपातकाल संसदीय अनुमोदन के साथ 3 साल तक चल सकता है, यानी कि ये मैक्सिमम 3 साल तक चल सकता है राष्ट्रीय आपातकाल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैक्सिमम कितने साल तक चल सकता है। एक आता है वित्तीय आपातकाल,
तो ये 360 के अंतर्गत आता है। क्या होता है? 360 के अंतर्गत आता है। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? व्यक्तियों के वेतन भत्ते आदि कम किए जा सकते हैं। ये कह सकते हो कि अब ये अभी तक आपका आपातकाल नहीं लगा है, ठीक है। भारत में क्वेश्चन आ सकता है कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा, तो वित्तीय आपातकाल, ठीक है। एक आ जाता है कि आपका जो भाग है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाग 1 में क्या है, तो संघ और उसके प्रदेश हैं। ये कब से कब तक है? 1 से 4 तक, या जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है उसमें आता भाग 1, ठीक है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 तक में आती है, ठीक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं 12 से 35 तक, ठीक है। पूछ सकता है भाग 3 में कितने अनुच्छेद, यानी कहाँ से कहाँ तक है, तो 12 से 35, या कह सकता है भाग 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे 36 से 51 तक, इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आता है दिल्ली के किस सुल्तान ने फारसी दरबारी रीति रिवाजों को लागू किया, ठीक है, तो गयासुद्दीन बलबन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। दिल्ली सल्तनत से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, तो इसलिए देख लीजिए। यह 1266 से लेकर 1287 तक दिल्ली का सुल्तान रहा, ठीक है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, यह दिल्ली में दो मामलुक वंश का संस्थापक था, और देखिए, ठीक है, और 1206 से 1210 तक शासन किया, ठीक है ना। और यहाँ पे आता है, देखिए यहाँ पे आ जाता है ऐबक ने अपने सैन्य विजयों को कुतुब मीनार के निर्माण के लिए जाना जाता है। जो ये था ऐबक, किसके लिए जाना जाता है? कुतुब मीनार जो इसने बनाया था, इसी के लिए, ठीक है। आप जानते हो कुतुब मीनार क्यों कहते हैं? कुतुब ऐबक हो गया, ठीक है, उससे संबंधित, ठीक है। आता इल्तुतमिश, इसने क्या किया? 1211 से लेकर 1236 तक शासन किया। कहाँ तक किया? 1236 तक, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें नहीं बनती। चलिए, अब ओलंपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। ओलंपिक की शुरुआत किस देश में हुई? ओलंपिक की शुरुआत ग्रीस, यूनान और यूनान राजधानी जो ग्रीस यानी यूनान की जो राजधानी है वहाँ से हुई थी, ठीक है ना, 1896 में। कहाँ पर? 1896 में। ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये जो एक चीज़ दी गई है यहाँ पे, थोड़ा सा कहाँ गया, जो क्या कह सकते हो, मामलुक जो ये वंश आ रहा है, थोड़ा सा इसमें कुछ डाउट है, देख लीजिएगा एक बार इसको, ठीक है ना। क्या है यहाँ पे आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, यहाँ पे क्या सुधार हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं कुछ डाउट लग रहा है उसमें, ठीक है। थोड़ा सा मेरी जीएस कह सकते हो ज़्यादा थोड़ा सा डाउट रहता है कुछ में, ठीक है। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने कलेक्ट जो क्वेश्चन आए उसके हिसाब से यहाँ पे हमने सारे आपके क्वेश्चन दे दिए। थोड़े से क्वेश्चन के आंसर जो है टाइप टीम ने किए, हमने आपका ये वीडियो बना दिया, ठीक है। थोड़ा सा और हो तो देख लेना उसको, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या आता है। वैसे मेरा सब्जेक्ट तो रीजनिंग है, क्या है? रीजनिंग सब्जेक्ट है, क्या है? रीजनिंग, ठीक है। तो आप लोग रीजनिंग हम देखो कोशिश करेंगे एनटीपीसी के लिए आप लोगों की कवर करवा दें, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आ जाता है जैसे कि पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? बैडमिंटन खिलाड़ी जो थी पीवी सिंधु थी, और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल थे। कौन थे? शरत कमल, ठीक है। चलिए, ये और आता है कि पेरिस ओलंपिक में जो ओवरवेट होने के कारण बाहर कर दी गई थी, जो थी आप जानते होंगे, सभी लोग जानते हो, काफ़ी चर्चित में रही थी ये, तो कौन थी? को क्या आंसर, इनका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट। क्या हो जाएगा? विनेश फोगाट को बाहर कर दिया गया था। इनका थोड़ा सा वजन ज़्यादा हो गया था, इसीलिए इन्हें क्या कर दिया गया था? बाहर कर दिया गया था, ठीक है ना। ओलंपिक के 4 बार मतलब ओलंपिक में 4 कौन से प्रकार होते हैं? किस किस टाइप का ओलंपिक होता है? ग्रीष्मकालीन और ओलंपिक होता है, शीतकालीन ओलंपिक होता है, पैरा ओलंपिक होता है, और यूथ ओलंपिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पहला पदक जीता था? तो देखिए, पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर, क्या हो जाएगा? मनु भाकर ने, ये ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो मनु भाकर ने भारत का पहला ओलंपिक जीता था। दूसरा जीतने, देखो यहाँ पे क्या आया, दूसरा पदक जीतने के बाद उन्होंने इतिहास ही रच दिया, ठीक है। उन्होंने पहला कांस्य पदक 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में जीता, और दूसरा पदक 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में जीता, ठीक है, में सरबजोत सिंह की जोड़ी के साथ मिलकर जीता, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में, क्वेश्चन आ सकता है 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजोत के सिंह की जोड़ी के साथ मिलकर किसने जीता? तो क्या हो जाएगा आंसर? मनु भाकर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आता है कि ओलंपिक खेलों के जनक कौन है? तो क्या हो जाएगा? पियरे फ्रेडे या बैरोन डे कॉर्बोटेन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आता है ओलंपिक में कौन सा खेल नहीं है? तो क्रिकेट नहीं है, लेकिन ये आगे जुड़ जाएगा, ठीक है, अभी नहीं है लेकिन, ठीक। चलिए, आता है ओलंपिक में 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं? तो ये 5 छल्ले 5 महाद्वीप को दर्शाते हैं, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और यूरोप, ठीक है ना। ये 5 महाद्वीप को जो 5 छल्ले आपने देखे होंगे बने होते हैं, तो इसी को दर्शाते हैं। ओलंपिक में आपने देखा होगा 5 छल्ले कुछ इस तरीके से बने होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से बने होते हैं, आपने देखा होगा, तो इसी को दर्शाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओलंपिक खेल की स्थापना कब हुई? तो 1896 में हुई, ठीक है ना। अब भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ठीक है।
अरे भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो गोवा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, ठीक है। अरे विश्व की सबसे बड़ी द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है, ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट और जो थोड़ा सा सेकंड शिफ्ट से मिलते जुलते क्वेश्चन हम आपको पहले दिखा देते हैं, थोड़े से ये देख लीजिए। देखिए अभी ये आया था नदियों किनारे जुड़ा हुआ शहर, देख लीजिएगा, ठीक है ना, इससे जुड़ा हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और उज्जैन किस नदी किनारे है, तो शिप्रा नदी किनारे, किसके किनारे, शिप्रा नदी किनारे, ठीक है ना। हरिद्वार गंगा नदी किनारे, लखनऊ गोमती नदी के किनारे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आप लोग क्या करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मिटेक्सा नाम से टेलीग्राम जो चैनल है, ठीक है, MITEXA, ठीक है। यहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी। और ध्यान रखिएगा ये PDF अभी नहीं मिलेगी, अभी आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी थोड़ी देर बाद आपको मिलेगी, ठीक है ना। ये ना कहने लगना PDF नहीं मिल रही, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी पहले वीडियो देखिए, आप लोग सीधे सीधे यहीं पे सीधे देखिए ना, जरूरी क्या PDF पढ़ेंगे, ऐसे देखिए सीधे क्वेश्चन। जौनपुर गोमती नदी किनारे है, ठीक है ना। उज्जैन शिप्रा नदी आ चुका है, ये अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे, बड़ोदरा विश्वामित्र नदी किनारे, सूरत तापी नदी किनारे, द्वारका गोमती नदी, अजमेर लूनी नदी, आगरा यमुना नदी, ठीक है ना। अब आता कौन सी गैस ओजोन परत को सार्वजनिक नष्ट कर रही, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, ठीक है ना। आता दिल्ली सल्तनत का प्रथम गुलाम कौन था, तो वर्ष 1206 में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, ठीक है। यानी कह सकते हो कुतुबुद्दीन ऐबक था प्रथम गुलाम, ठीक है। चलिए कह सकता है किसने बनाया था, मोहम्मद गौरी ने बनाया था। किसने बनाया था, मोहम्मद गौरी ने बनाया था। अब युद्धाभ्यास से भी जुड़े हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। युद्धाभ्यास से जुड़े हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है। देखिए आ रहा है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा होता है, ऑस्ट्रिया हिंद, देखो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना, ये आपका हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रिया हिंद वार, ठीक है। आता बांग्लादेश के बीच में बांग्लादेश और इंडिया के बीच में संप्रीति। चीन और इंडिया के बीच में कौन सा हो रहा है, चीन और इंडिया के बीच में हैंड इन हैंड, ठीक ना, या होता है, जब होता तो इसको नाम बता दे, ठीक है ना। फ्रांस और इंडिया के बीच में शक्ति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति। इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में ये हो जाएगा प्रबल, ठीक है, यहाँ तक प्रबल ध्यान रखिए, आपको समझ में आ जाएगा। किर्गिस्तान के बीच में खंजर, मालदीव के बीच में एक्यूबेरन और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट। देखिए इंपॉर्टेंट जो बनते हैं वो फ्रांस के साथ, चीन के साथ, ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है ना। और आपका मैं बता देता हूँ, आपका मालदीव के साथ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि ये भी थोड़ा सा चल रहा है ना अभी, आप जानते हो थोड़ा सा ट्रेंडिंग में। म्यांमार के साथ भी आ सकता है, इम्बैक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इम्बैक्स हो जाएगा, ठीक है ना। रूस के बीच में भी इंपॉर्टेंट है तो इंद्र हो जाएगा, भारत और रूस के बीच में इंद्र हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति, से भी काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। थाईलैंड के बीच में मैत्री, ये भी कई बार आ चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है। ब्रिटेन और इंडिया के बीच में अजय वॉरियर हो जाएगा। अमेरिका के बीच में युद्धाभ्यास, ये ठीक है। और ये वज्र, ये आपका हो जाएगा वज्र प्रहार, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वज्र प्रहार, ये युद्धाभ्यास है, ठीक है ना, भारत और अन्य देशों के बीच में जो ये देखिए अभ्यास। मालाबार का अभ्यास देखिए यहाँ पे आता है। संयुक्त अभ्यास देखो, संयुक्त अभ्यास कौन कौन से हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा होता है, मालाबार का युद्ध, कौन सा होता है, मालाबार का अभ्यास, ठीक है, युद्धाभ्यास। और भारत और फ्रांस के बीच में वरुण, ये हम बता ही चुके हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जापान, यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK, तो ये ला पेरोस हो जाता है, क्या हो जाता है, ला पेरोस, ठीक है ना। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सारे देख लीजिए, समुद्री ड्रैगन हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके युद्धाभ्यास हो जाते हैं, ठीक है। अब आता कैग से संबंधित भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, तो देखिए अनुच्छेद 148 में क्या हो जाता है, ये नियुक्ति और शपथ सेवा शर्तों संबंधित, क्या नियुक्ति कह सकते हो, ठीक है, नियुक्ति और शपथ 148 अनुच्छेद, ठीक है। 149 में क्या होता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक और के कर्तव्यों की शक्तियों से संबंधित, इसमें शक्तियां और कर्तव्य बताए गए जो महालेखा या कह सकते कैग होता है उसके बारे में, ठीक है। कैग का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं, ठीक है। अतः 150 में कहा गया था कि संघ और राज्यों के बीच ऐसे प्रारूप में रखे जाएंगे जो राष्ट्रपति महालेखक सलाह से निर्धारित करेंगे, मतलब ये कह सकते हो जो राष्ट्रपति है इनके बीच में सलाह से संबंधित है, ठीक है, ये कह सकते हो, ठीक। 151 में क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, तो यहाँ पे क्या है, परीक्षा की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएगी। 151 के अंतर्गत ये होता है जो कैग है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा, जो भी रिपोर्ट होगी प्रस्तुत करेगा, ठीक है, क्लियर। ये आपका यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपका जो एग्जाम है वो कब है, ठीक है, ये जरूर बताइए। और देखिए जैसे कि हमें ये लगता है जैसे जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये मामलुक, ये गलत है, देखो ये गुलाम होगा, देखो वैसे तो गुलाम है ही, लेकिन मामलुक भी इसके साथ साथ गुलाम के साथ साथ मामलुक कहा जाता है, उसकी बात में हमें यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्म नहीं है, ठीक है।
मामलुक वंश का, या वैसे गुलाम वंश तो पता है, लेकिन इसके बारे में शायद इसके साथ में ये भी कहा जाता, वो बात एक अलग हो जाती है। ठीक है, तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए गुलाम वंश या क्या इसका मामलुक का मतलब क्या है। ठीक, थोड़ा सा देखिएगा। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में कुछ चीज़ें हो जाती हैं, मिस्टेक हो जाती हैं, तो थोड़ा सा उसको हम उसकी क्षमा प्रार्थी भी हैं। जैसे कुछ लगेगा तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, उसकी हम कमेंट पिन कर देंगे। अगर मुझे लगेगा कि ठीक उन्होंने लिखा है, ठीक है, तो पिन कर दिया जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको लगता है ऐसे वीडियो लाएं तो कमेंट बॉक्स में उसके बारे में भी बताइए, तो मैं आपको ऐसी वीडियो कंटिन्यू रखूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक चीज़ और, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है ना, सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू।